जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी के पेट के जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए गए हैं वो सभी हम आपको पेट का PYQ करा रहे हैं। वो भी हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री करा चुके हैं और 5 नंबर का आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ले चुके हैं। अब आज हमारा अगला क्लास जो होगा वो पॉलिटी का होगा। तो हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी का हो सकता है कि आपको 2 या 3 लेक्चरों में हम कंप्लीट करें पॉलिटी के सेक्शन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं बना रहे हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। और अगर आपको ज़्यादा क्लास स्लो लगे तो आप लोग 2 या 1.5 की स्पीड में आप क्लास दे सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हालो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिटी का सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पेट के लिए पॉलिटी में सिलेबस क्या क्या है। तो जो पॉलिटी में सिलेबस हमारा है तो उसमें क्या क्या है। तो जो पहला चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान में, उसमें क्या क्या आपका, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि भारतीय संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषता है। दूसरा टॉपिक क्या हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP के बारे में दिया है। क्या है DPSP। फिर क्या है उसके बाद मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उसके बाद क्या है संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ रहा है। क्या पार्लियामेंट सिस्टम। उसके बाद क्या हमारा संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र व राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे इससे कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है। उसके बाद न्यू चैप्टर क्या हमारा न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन उसके बाद हमारा क्या है जिला प्रशासन, अर्थात जिला प्रशासन में क्या हमारा है पंचायती राज है, यानी कि जो हमारे ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में। ये इतने हमारे टॉपिक है कुल पॉलिटी के। तो आज हम लोग देखेंगे इसी के बारे में जितने प्रीवियस में क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। क्या है नीति निर्देशांक शामिल है, सिद्धांत शामिल है। तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि DPSP की बात कर रहा है। तो आपका DPSP कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका आर्टिकल 36 के 51 तक आपका DPSP है। अगर बात की जाए आपका तो आपका 1 से लेकर आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या बात दिया है, तो उसकी 1 से 4 तक क्या स्टेट दिया है यानी कि भारत के बारे में बात बताया है। फिर आपका 5 से 9 के बारे में क्या बताया है, सिटीजन के बारे में, सिटीजन के बारे में। उसके बाद 5 से 11, 9 नहीं 5 से 11 के बारे में क्या दिया आपका सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्या है सब प्रावधान। उसके बाद आपका 12 से 35 तक क्या दिया है फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। देन उसके बाद आपका आता है 36 से लेकर आपका 51 तक आपका DPSP के बारे में दिया है। क्या है DPSP के बारे में दिया है। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। कुछ इसके महत्वपूर्ण देख ले रहे हैं। और DPSP किस पार्ट में है, DPSP आपका पार्ट 4 में है। कहाँ पर है पार्ट 4 में। और ये कहाँ से लिया गया आपका DPSP कहाँ से लिया गया आपका, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो कि इसकी बात की जाए आपके कितने आर्टिकल हैं इसमें, तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, समाजवादी और गांधीवादी और उदारवादी। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें आपका समाजवादी की बात की जाए तो आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43,
43 है और 47। ये क्या है? समाजवादी यानी कि सोशलिज्म की बात करता है। आर्टिकल गांधीवादी की बात करते थे। आर्टिकल 40 आपका, 43 है, 43B, 46, 47, 48 ये आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद लिबरल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 ये लिबरल के बारे में बताएगा, उनके अवधारणा के अनुसार है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता किसकी बात कर रहा है? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर है? आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच में दिया है। कहाँ पर है? फ्रीडम ऑफ स्पीच में दिया हुआ। कहाँ पर है? फ्रीडम ऑफ स्पीच में, आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 की बात की जाए तो आर्टिकल 20 आपका किस संबंधित है? कौन सा? आर्टिकल 20। तो आर्टिकल आपका 20 के से अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। और आर्टिकल आपका 21, आर्टिकल 21 किस संबंधित है आपका? ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ का अधिकार है। और आर्टिकल आपका 22 ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त कराता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो कि आपकी 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा और 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। 11वां और 12वां आपके अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है भारत की संविधान की प्रस्तावना को? यानी कि प्रियम्बल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रियम्बल की। प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? अमुख है, प्रलेख है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, संविधान के मुख्य विशेषता है। तो क्या कहा जाता है? अमुख कहा जाता है। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का अमुख यानी प्रियम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियम्बल कहा जाता है। और इसी को ही और प्रियम्बल में एक बार आपका अमेंडमेंट किया जा चुका है, जिसमें आपका 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। कौन कौन से? सोशलिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म, उसके एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कब ऐड किए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए थे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता पर आते हैं। किस पर आते हैं? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता पर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट की अवधारणा, यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? आपका यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और यूएसए से क्या क्या लिया गया है उसकी बात किया जाए तो जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। क्या? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। और महाभियोग भी राष्ट्रपति का लिया गया यहीं से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? अर्थात स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या क्या? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके सभी कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस रिवोल्यूशन के तहत, फ्रांस में रिवोल्यूशन हुई थी उसी में अपनाए गए थे, वही फ्रांस से हम लोग लिए हैं ये तीनों वर्ड। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? यानी कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है?
त्रिस्तरीय सरकार, ये है हमारी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है। 18 साल के सभी लोगों का अधिकार है, 18 प्लस के लोगों को। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ये भी दिया हुआ है। सबसे छोटा लिखित संविधान, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, गलत ही पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा भारत का ही लिखित संविधान है। इसमें आपका 22 पार्ट है, क्या है, 22 पार्ट दिए हुए हैं। और आपका 22 बोल रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट है आपके, और 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसके बाद आपका 395 क्या है, आर्टिकल हैं, क्योंकि करंट टाइम पर लगभग 495 पहुँच चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद 11 दिसंबर को द्वितीय अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सेम क्वेश्चन पूछा, जब ऊपर पूछा था कि इसकी विशेषता क्या उनसी नहीं है, तो देखते हैं। तो अर्धसंघीय संरचना, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारी जो न्यायतंत्र प्रणाली फ्री है, सचक वितरण है, लिखित संविधान भी, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है, भी हमारा गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो किसको सुरक्षित करना है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो पहले किससे स्टार्ट होता है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया। किससे स्टार्ट होता है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। अर्थात किसकी सुरक्षा करना है? भारत की सुरक्षा करना। तो देखते हैं अब इसमें ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारा संविधान बात करता है, तो भारतीय संविधान जो मूल धारणा है, तो उसमें किसकी बात की गई? प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाना था। और दूसरा क्या था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता था। अगला क्या था? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता एंड व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव था, प्रेम्बल को किसने सबसे पहले पेश किया था? तो किसने पेश किया था? वो नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर को। कब? 13 दिसंबर को नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? किसकी बात कर रहा है? रेसिड्यूरी पावर के। जो तीन लिस्ट हैं, सेंट्रलिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रलिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसी में एक अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। ये कहाँ से लिया गया था? ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से DPSP लिया गया है। क्या लिया गया? DPSP। UK से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। और USA से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? इसकी बात कर रहा है, संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो इसका क्या है? सहकारी संघवाद है इसका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो क्या है? 26 नवंबर 1949 को
भारतीय संविधान को पारित किया गया था और पूर्णतया 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? किसकी बात कर रहा है? 1947 में जो इंतरिम गवर्नमेंट बने थे, कौन से इंतरिम सरकार बने थे, उसके क्या रहा है? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो भारत की अंतरिम सरकार गठन हुआ था, कब हुआ था? वो 2 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और रक्षा मंत्री की बात की जाए तो बलदेव सिंह थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे मंत्री आसफ अली थे। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? तो सबसे पहली बात अगर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित लिखा गया है। तो इसमें आपका लगभग आंसर क्या हो जाएगा? 1,20,000 हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट। भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिन में? 2 वर्ष से अधिक कि 3 वर्ष से कम? 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक, 2 वर्षों में। तो क्या हो जाएगा? भारत का संविधान लिखा गया था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 दिन में लिखा गया है। 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में लिखा गया था। कितना? 18 डेज। तो आपका मोर देन 2 ईयर, लेस देन 3 ईयर। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान क्या माना गया है? तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है, यानी कि संघीय भी है और एकात्मक भी है। संघीय का वो तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब फेडरल होती है, लेकिन जैसे ही किसी क्या प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी लग जाती है तो क्या हमारा हो जाता है? वो इमरजेंसी लगने पर क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। इसलिए दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक, तीसरा क्वेश्चन आ गया सेम टाइप का। यह एक लिखित संविधान है, ये तो स्टेटमेंट सही है। यह अनुमेय अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये अनाम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाता। ये भी सही दिया है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है और लेकिन यह संघीय भी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा है, क्योंकि संविधान को केवल पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? कब की बात कर रहा है? 1935 में। तो सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? तो सबसे सुझाव पहले देने वाले एम.एन. राव है। कौन है? एम.एन. राव है। अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यकों की उप समिति क्या? तो कौन थे अध्यक्ष? वो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे अध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थे। सॉरी, जिसमें आपकी बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी बेलुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, एनी मैस्कर्नी, लीला राय
और राजकुमारी अमृत कौर और सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एन मालती चौधरी आदि 15 महिलाएं शामिल थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और इस कमेटी में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे। और कौन कौन मेंबर थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए एन माधवराव जो कि ये पी एल मित्र के स्थान पर आए थे, फिर डी पी खेतान ये टी टी कृष्णाचार्य के स्थान पर आए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है, अर्थात ब्रदरहुड को स्वीकारता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये कथन अंबेडकर जी का है, यानी कि लिबरल इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड किसका स्टेटमेंट है? ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो किसकी किसकी समानता का वचन देता है भारतीय संविधान? तो हैसियत और अवसर की समानता का, अर्थात स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता की बात करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब क्या करना है? मैचिंग करना। वर्ग 1 को वर्ग 2 से क्या करना? मैचिंग करना। प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा। देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न अर्थात सॉवरेनिटी, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, लोगों के बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो हमारा 1 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कि हम लोग बाह्य हस्तक्षेप से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो भी निर्णय लेना चाहें हम लोग निर्णय फ्रीली ले सकते हैं। 1 क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक मतलब क्या है? लोगों को समान राजनीतिक अधिकार है। फिर धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारा है कि नागरिकों को किसी भी धर्म की अपनाने की पूर्णता क्या है? स्वतंत्रता है। और भाईचारा यानी सभी को पारिवारिक सदस्य रूप में रहना है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हम लोग आते हैं, एक सेकंड दीजिए थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा किसे माना गया है? डीपीएसपी, राष्ट्रीय ध्वज, मूल अधिकार, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को क्या माना गया है? संविधान की आत्मा माना गया है। किसको? प्रियम्बल को। ठीक है। अब हमारा आ जाता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या हमारा? डीपीएसपी के बारे में आ जाता है। किसका? डीपीएसपी आ जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डीपीएसपी का। तो हमारा न्यू टॉपिक से आ गया डीपीएसपी से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डीपीएसपी का क्या कह रहा है। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, यानी कि इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ प्रोवाइड करता है? तो ये देखते हैं हम लोग। तो हमारा इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ प्रोवाइड करता है? डीपीएसपी प्रोवाइड करता है हमको। कहाँ पर प्रोवाइड करता है? डीपीएसपी में प्रोवाइड करता है हमको इकोनॉमिकल जस्टिस, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 38 हमारा है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थित सुविधाओं व अवसरों में असमानताओं को कम करेगा। ये आर्टिकल 38 में बताया गया है। और जो डीपीएसपी वो कहाँ से कहाँ तक हमारा है? 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? क्या कह रहा है?
जो DPSP है कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए आदेश देता है, तो आर्टिकल हमारा 40 है। आर्टिकल 40 में ही हमको पंचायती राज गठन करने का निर्देश दिया जाता है। जो आर्टिकल 38 है वो किसके बारे में है, तो आर्टिकल आपका 38 वो राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 44 आपका UCC से है, इससे है UCC से है, यानी समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद आपका 46 वो आपका किससे संबंधित है, वो समाज के कमजोर वर्गों व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है, यानी कि इंटरनेशनल पीस की बात कर रहा है। कौन से, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल किस में है, तो ये आर्टिकल आपका 51 में दिया हुआ है, पीस एंड सिक्योरिटी का। और आप 51 कहाँ पर आपका ये DPSP में दिया हुआ है, कहाँ पर है आपका DPSP में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है, तो ऐसा कौन सा DPSP है जो कह रहा है संविधान बनने के बाद जोड़ा गया है, अर्थात संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये आपका आर्टिकल 40 है, तो ये तो पहले ही था। गौवध निषेध, ये भी आपका था। उसके बाद मुफ्त कानूनी सलाह, ये आपका आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है। कौन सा, मुफ्त कानूनी सलाह, वो आर्टिकल आपका कौन सा, आर्टिकल 39A के में ऐड किया गया है। आर्टिकल 39A अर्थात 39 का, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, मुफ्त कानूनी सलाह। और कौन सा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो आपका वन एवं वन जीव की सुरक्षा जोड़ा गया था 48 में, 48 का में। और 43 में क्या जोड़ा गया था, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। क्या कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये कहाँ पर किया गया है, आपका DPSP में किया गया है। आर्टिकल 39 में बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है, यानी कल्याणकारी सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर की बात कहाँ की गई है, तो आपका वो DPSP में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक तत्व तो नहीं है, अर्थात DPSP आपका नहीं है, तो मद्य निषेध ये है, गौ संरक्षण ये भी है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। यही आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो हम लोग आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये रिट्स हैं, जो कि टोटल 5 तरह के रिट्स हैं। आर्टिकल 32 में दी गई हैं, कितनी, 5 तरह के रिट्स टोटल। कौन कौन सी आपका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक तो ये दिया ही है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा है आपका, परमादेश। उसके बाद क्या आपका है, प्रतिषेध। और उसके बाद कौन सी है, उत्प्रेषण, कौन सी है, उत्प्रेषण। और 5वां कौन सा आपका है, अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह की रिट आपके आर्टिकल 32 में दी हुई हैं, और 32 आपका कहाँ पर है, फंडामेंटल राइट्स में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था षोडशी कमेटी के सिफारिश पर, तो टोटल उस टाइम 10
टोटल 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था, जो कि बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। वो कौन सा था? वो 86वीं संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, और ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया? सेम क्वेश्चन 10 हो जाएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल कितने हैं? 11 हो गए हैं। अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 51 अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किया गया था? तो किसके संविधान द्वारा शामिल किया गया था? वो 47 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि किसके कौन सी कमेटी बनी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी बने थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? सेम क्वेश्चन है। अब टोटल कितने हो गए हैं? 11, क्योंकि इसमें भी नहीं बोला कि इनिशियली, तो आपको आंसर जो लगाना होगा टोटल 11 मारना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तभी हमने बताया कौन सी थी, वो स्वर्ण सिंह कमेटी थे। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? क्या कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, किस कमेटी के सिफारिश के पर मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था? तो सेम क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य जो ऐड किया गया था वो स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में 42वें संविधान संशोधन, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1977 में ऐड किया गया था। 1976 में ऐड किए गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो आप कौन सा है रिट? वो आपका उत्प्रेषण रिट है। कौन सा है? उत्प्रेषण रिट है आपका। ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है आर्टिकल, जो कि आपका रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है और आपको हाई कोर्ट का भी है। अगर बात की जाए रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिकार किसका है? तो हाई कोर्ट का अधिकार ज़्यादा है। जो हाई कोर्ट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। आर्टिकल किसके? 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, आर्टिकल 15, 14, 24, 17, 22। तो आपका ये क्या है? आर्टिकल 15 संबंधित है। किससे संबंधित है? 15 से। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये आपका किस आर्टिकल में है? फिर क्या है? कुछ मामलों गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। उसके बाद आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी कहाँ पर? आपका आर्टिकल 17 में है। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो डी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद आपका ए का 2, तो ए का 2 किस में दिया हुआ है? इसमें। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बी। तो बालकों का कारखाना कौन सा आर्टिकल? 24 है, और कुछ गिरफ्तारी आपका 22 हो जाएगा आर्टिकल। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ये आपका कौन सा? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था? संशोधन किया गया था 2002 में, और उसी टाइम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दिया गया था आर्टिकल 21 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अल्पसंख्यक के हित किस में निहित है? आर्टिकल 29 और 30 में है। किसमें है? आर्टिकल 29 और 30 में।
तो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 आपका है लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? जस्ट पीछे बताए थे, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में काम करने के लिए मना है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 21 ए के ए में है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान को निम्न में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अभी सेम आर्टिकल होता है, कौन सा आर्टिकल है? वो 24 है। जबरदस्ती काम कराने पर क्या करता है? प्रतिषेध करता है। ये 24 किससे संबंधित है? ये बालकों के लिए है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग किससे? मानव क्रय विक्रय का, वो आर्टिकल आपका 23 है। कौन सा है? आर्टिकल 23 है, ह्यूमन को क्रय विक्रय से संबंधित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आपका आर्टिकल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल किस में? आपका आर्टिकल आपका 14 में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये किस में आपका है? आर्टिकल 14 में दिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक एवं यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार क्या करता है? अल्पसंख्यकों के हितों को साधता है। यह आर्टिकल आपका किसमें है? 29 एंड 30 में दिए हुए हैं। आपका कल्चरल 29 में है और एजुकेशनल आपका 30 में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? किसकी बात कर रहा है? मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं हम लोग इसमें, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका है तो महाराष्ट्र जाते हैं, अधिकार है। क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूल का एक श्रृंखला स्थापित करते हुए भी है, आर्टिकल आपको 29-30 हो जाएगा। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये अधिकार किसे सौंपा गया है? ये सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट ऑप्शन नहीं इसमें, तो आपका सुप्रीम कोर्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो संवैधानिक उपचार किसके तहत आता है? तो आपका जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, ये कहाँ पर है? आपका मौलिक अधिकार में है, जो कि 5 तरह के रिट हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्टेरियो हो जाएगा आपका। ये 5 रिट आर्टिकल 32 में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा एक नहीं है? देखते हैं हम लोग, लोक चुनाव में वोट डालना, तो यही फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दिया हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर, ये है आपका। लोक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान को मानने एवं इसके आदर्शों के कदर करना, तो ये तीनों दिए हुए हैं, लेकिन आपका ये पहले नंबर नहीं दिया हुआ। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय
और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो ये कौन सा है? उत्प्रेषण रिट आपका। इस सेम क्वेश्चन आपको ऊपर मिल चुका है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारे अगला टॉपिक होगा, क्योंकि न्यू टॉपिक आएगा, न्यू टॉपिक हम लोग अब कल स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।